नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो प्रगुण के बारे में बात की थी, वो योगफल के प्रगुणों के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर उसके आगे ये वीडियो समझो पूर्ण संख्याओं पर, ये दूसरा वीडियो है उन्हीं प्रगुणों पर। पहले हमने योगफल के जो प्रगुण होते हैं उसमें संबरक प्रगुण था, उसमें भी क्रम विनिमय प्रगुण था, तत्समक अवयव था योग, उसमें सहचर्य प्रगुण था। ये जो हमने बताया था वो पिछले वीडियो में बताया था, वो योगफल के लिए बताया था। अब यहां पर क्या है, एक सबसे पहला है कि पूर्ण संख्याओं में घटाने का संबरक प्रगुण ये होता है कि नहीं, यहां पर हम देखेंगे कि मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्याएं, एक 5 है और दूसरी 3 है, इसको घटा दिया, ये पूर्ण संख्या है। क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। 3 घटा दिया, 3 भी क्या है? हमको पूर्ण संख्या ही लेनी है और ये जो प्राप्त होता है तो क्या होता है? पूर्ण संख्या। यहां तक तो बात ठीक है कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाई गई तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, लेकिन क्या ये सभी पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है? जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिख लिया 6 और उसमें से घटाया है 8, तो क्या बचेगा? आगे सभी लोग जानते होंगे बचेगा क्या, लेकिन अभी हम आगे बढ़े ही नहीं है, पूर्णांक पे गए ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहां बचेगा क्या? बचेगा पूर्ण संख्या नहीं बचेगा। -2 आता है, 6 में से 8 जाता है तो -2 वो पूर्णांक होता है, उसको हम बाद में बताएंगे। अर्थात यहां पर क्या है, पूर्ण संख्या जो है वो नहीं होती है प्राप्त। 6 में से 8 निकलने पर जो भी बचता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। जब पूर्ण संख्या होता नहीं है, इसका मतलब पूर्ण संख्याओं में घटाने का संबरक जो प्रगुण है वो नहीं होता है। अंतर में संबरक प्रगुण ये नहीं लागू होता है, इसको याद रखिए। योग में तो होता है लेकिन घटाने में संबरक प्रगुण नहीं होता। क्यों? क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है। कभी कभी तो आता है, पहले बड़ी संख्या लिखें बाद में छोटी लिखें तब तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम पहली कोई छोटी संख्या लिख दें और बाद में बड़ी संख्या लिखें तो अंतर क्या होगा? वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं में घटाने का संबरक प्रगुण नहीं होता है। समझ गए होंगे? जब योग में ऐसा नहीं है, योग में कोई चाहे बड़ी पहले लिखो छोटी बाद में, या छोटी पहले लिखो बड़ी बाद में लिखो, उसमें योगफल प्रभावहीन रहता है, योगफल जो निकलेगा वो वही निकलेगा, जबकि इसमें अंतर में संबरक प्रगुण नहीं होता है। ये समझ गए होंगे। आगे है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। अब गुणा के लिए क्या क्या है? गुणनफल का संबरक प्रगुण। अब संबरक वही चीज आ गई, संबरक योगफल में भी बताया होता है, घटाने में नहीं होता। अब देखेंगे क्या गुणा में होता है संबरक प्रगुण, तो गुणा में होता है कि नहीं। जैसे हमने एक संख्या लिखी 5, क्या है? पूर्ण संख्या है। दूसरी संख्या लिखी 3 और इनका गुणा किया तो हमको प्राप्त हुआ है 15। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का गुणा हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। फिर से मान लीजिए एक पूर्ण संख्या 6 लिखी, दूसरी पूर्ण संख्या 0 लिखी और गुणा करने पर कितना आ गया है? 0 आ गया है। चूंकि 0 भी पूर्ण संख्या होती है, अर्थात यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लीजिए और उसको किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि गुणा के लिए गुणन का संबरक प्रगुण होता है। गुणन का संबरक प्रगुण पूर्ण संख्याओं में ये होता है, जबकि घटाने का नहीं होता है। योग का भी होता है, तो ये तो सही हो गया। आगे क्या है? गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय होता है कि नहीं, तो इसी से देख सकते हैं। जैसे 5 और 3 15 लिखा है, इसी को अगर हम यहां पे लिख दें 3 गुणे 5, अर्थात हमने क्रम परिवर्तित कर दिया, तब भी हमारा उत्तर 15 ही रहा।
जो गुणनफल निकल के आया वो 15 ही रहा। तो क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या है कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण होता है। इसमें पूर्ण संख्याओं में गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण होता है, अर्थात क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणा करने पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये वाला अगर उदाहरण, इसमें शून्य पहले लिखें 6 बाद में लिखें तब भी शून्य प्राप्त होगा, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए और उसमें अगर हम क्रम को बदल भी दे तब भी उसका गुणनफल वही निकल के आएगा। इसके बाद में शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन, जैसा नाम से देखिए, शून्य का गुणन, शून्य से गुणा करनी है। शून्य का गुणन मतलब 5 क्या है? पूर्ण संख्या। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या। शून्य का हमको करना है गुणा, प्राप्त क्या हुआ? शून्य। कोई भी संख्या लिख दिए, जैसे हमने संख्या लिखी 10, गुणा किया शून्य, प्राप्त हुआ शून्य। शून्य को गुणा किया 5 से, प्राप्त हुआ शून्य। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य से गुणा करने पर प्रत्येक संख्या शून्य हो जाती है। उसको कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। उसको कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। समझ गए होंगे, इसको कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणा करने पर हमको शून्य ही प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। बहुत ही आसान है। आगे हम देखते हैं गुणनफल का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, जैसे योगफल में तत्समक अवयव क्या होता था कि योगफल वही रहे, मतलब जो संख्या है उसमें क्या जोड़े, जैसे 5 है उसमें क्या जोड़े कि योगफल 5 ही रहे। तो शून्य जोड़ने पर वो संख्या वही बनी रहती थी। अर्थात शून्य क्या होता है? शून्य होता है, शून्य तत्समक अवयव होता है योग का तत्समक अवयव होता है। लेकिन अगर हम कहें शून्य से गुणा कर दें तो शून्य से गुणा करने पे शून्य प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। अब हम गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त रहे, तो सभी लोग जानते हैं कि 5 में अगर हम 1 का गुणा करें तो 5, 6 में 1 का गुणा करें तो 6, 7 में 1 का गुणा करें तो 7। अर्थात जो एक संख्या होती है 1 होता है, वो गुणन का तत्समक अवयव होता है। योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। समझ गए? गुणन का तत्समक अवयव 1। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या वही बनी रहती है। समझ गए? जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, और उसमें 1 का अगर गुणा करेंगे तो गुणनफल वही होता है, मतलब वो संख्या जो होती है वही संख्या निकल के आता है। तो 1 जो होता है गुणन का तत्समक अवयव होता है। फिर गुणन का सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण वही उसी प्रकार से, जैसे योग में क्या था, 4, 5, 6 लिखा, इनको जोड़ लिया और उसके बाद में ये जोड़ा तब भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब जो भी निकल के आया उत्तर 6, 5, 11 और 4, 15 ही निकल के आया। या हम ऐसे जोड़ते थे इस प्रकार से, इसको जोड़े और ये क्या निकलते 4, 5, 9, 6, 15। इसी प्रकार से गुणन में है। ये तो योग वाला हमने बताया, पहले बता चुके हैं। अब गुणन का सहचर्य मतलब ये संख्याएं अगर हम लिख दें, 3 कोई पूर्ण संख्याएं लिखें, उसमें गुणा अगर करनी है तो दूसरी तीसरी का अगर हम पहले गुणा करें और पहली को बाद में गुणा करें, जैसे 4 लिखा और 6, 5 का पहले गुणा कर दिया, 6, 5, 30 हो गया, और इनका बाद में गुणा करेंगे तो 120 होगा निकल के। लेकिन अगर दूसरे प्रकार से हम करेंगे, हम कहें पहले और दूसरे को पहले गुणा कर लें और बाद में क्या करें, तीसरे को गुणा करें, तो 4, 5, 20 और गुणे 6 बराबर 120। मतलब क्या हुआ, इसके जो मान निकल के आया, गुणनफल निकल के आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो गुणनफल है वो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। मतलब गुणन का सहचर्य, इसको कहते हैं गुणन का सहचर्य प्रगुण। ठीक है,
जैसे योगफल में होता था कि बाद वाली किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ के पहली बाद में जोड़ लीजिए, या पहली और दूसरी को पहले जोड़ के बाद वाली में जोड़ दीजिए, उसी प्रकार से गुणन में है, उसी प्रकार से क्या है, गुणन में भी वही सहचर्य। सहचर्य का मतलब ही होता है कि किन्हीं दो संख्याओं को, अगर तीन संख्याओं का गुणा करना हो तो तीसरी दूसरी को अगर हम गुणा करें और पहली को बाद में गुणा करें, गुणनफल वही निकल के आएगा जो कि पहली और दूसरी का गुणा करने के बाद तीसरी से गुणा करने पर जो कि प्राप्त होता है। समझ गए होंगे, यहाँ पे इतना हो गया। उसमें एक बिंदु और है, एक बिंदु है कि उसमें गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, उसको भी देख लेते हैं। गुणन संक्रिया, संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं बताइए? योग, अंतर, गुणा, भाग। गुणन संक्रियाओं का, गुणन संक्रियाओं का योग फल में वितरण, योग में वितरण, योग फल नहीं, योग में वितरण। कैसे होगा योग में वितरण? जैसे मान लीजिए कि 4 को गुणा किया गया है दो संख्याएं, जैसे 5 और 6, ये दो संख्याएं हैं और इस संख्या को इन दोनों में गुणा करना है, तो इसका मतलब ये 4 5 में भी गुणा है और 4 6 में भी गुणा है। इसका ये देखिए, समझने का मतलब ये है, दो संख्याओं का योग पहले कर लीजिए और उसको गुणा कर दीजिए तीसरी संख्या से। जैसे 6 और 5 11 और 4 का गुणा तो कितना निकल के आ जाएगा? 44। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 का 5 से गुणा, 4 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 6, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तब भी कितना निकल के आया है? 44 ही निकल के आया है। इसको कहते हैं गुणन संक्रियाओं का योग में वितरण। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। पहली संख्या ब्रैकेट में लिखते हैं दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये यहाँ पे कोई चिन्ह अगर नहीं लगा है तब भी गुणा होता है, और नहीं तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं गुणे का चिन्ह। अगर गुणे का चिन्ह हटा भी दे तो ब्रैकेट लगने का मतलब यही होता है कि वो गुणनफल में ही है। पहली संख्या, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, तो पहली संख्या ये क्या हो जाता है? वितरण हो जाता है, बट जाता है। कैसे? इसका इसके साथ में गुणा प्लस इसी का इसके साथ में गुणा। उसको हम कैसे लिखेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस फिर से वही पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। समझ गए? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और पहली संख्या प्लस का वही साइन, पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अर्थात अगर हम बीज गणित में बात करें, a गुणे b प्लस c कहीं है तो हम लिखेंगे a गुणे b प्लस a गुणे c। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको कहते हैं गुणन संक्रियाओं का योग में वितरण। इसको कहते हैं गुणन संक्रियाओं का योग पर वितरण। गुणन संक्रियाओं का योग पर वितरण या योग में वितरण, या इसी को लिख सकते हैं योग पर वितरण। समझ गए होंगे।